नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। जो विस्तृत जानकारी है उस का आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल मेरे द्वारा बताया गया था कि सभ्यताओं को पढ़ने के लिए और सभ्यताओं से जो जानकारी प्राप्त होती है, उन सभ्यताओं की जो जानकारी है वो हमारे आज के दैनिक जीवन के लिए, हमारे वर्तमान के लिए और हमारी आज की स्थितियों को सुधार करने के लिए या उन चीज़ों को, उस समय की चीज़ों को समझने के लिए कितनी उपयोगी है और उनका जो उपयोग है वो किस तरह से हम अभी फ़िलहाल जीवन में कर सकते हैं, इसको लेकर के सभ्यताओं का जो अध्ययन है और विश्व की अन्य सभ्यताओं से जो आपसी तुलना है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो इस दृष्टि से इस विषय को, इस टॉपिक को पढ़ा जाना चाहिए। ये सिंधु सभ्यता 1922 के पहले सिंधु सभ्यता के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं था और भारतीय सभ्यता का इतिहास वैदिक युग से प्रारंभ किया जाता था। सबसे पहले 1922 में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा के एक बौद्ध स्तूप की खुदाई करते समय यह निष्कर्ष निकाला कि नीचे किसी नगर का अवशेष छिपा है। बाद की खुदाई में उसके इस अनुमान की पुष्टि हुई। लगभग 400 मील की दूरी पर मोहनजोदड़ो से भी इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता में रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिंध प्रदेश में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब ये दोनों स्थान पाकिस्तान में है। क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त हुए, इस कारण इसे सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा के नाम पर इसे हड़प्पा संस्कृति की भी संज्ञा दी जाती है, किंतु ये नाम केवल सुविधा के लिए है। साथ ही जो आधुनिक खोजों के आधार पर, सैटेलाइट के द्वारा जो लिए गए चित्रों के आधार पर, जब सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र का जो बहाव क्षेत्र मिला और सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में भी इस तरह का जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों के आधार पर वर्तमान में जो इसका अपडेट है वो इसे सिंधु सरस्वती नदी घाटी योजना के नाम से पुकारा जाता है। इसी कारण से इसका ये एक बड़ा नाम हमें इस तरह से देखने को मिलता है, सिंधु सभ्यता का विस्तार। इस सभ्यता के विषय में हमारा ज्ञान मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की एक व्यापक खुदाई पर आधारित है। इन स्थानों से इस सभ्यता की जानकारी मिलने से के उपरांत विद्वानों ने कई स्थानों से इस सभ्यता के अवशेष ढूंढे हैं, जिनसे इनके व्यापक विस्तार का पता चलता है। विशेष रूप से देश के विभाजन के पश्चात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान में चले जाने पर भारतीय पुरातात्विकों ने कई स्थानों पर उत्खनन कार्य किए। उत्तर पश्चिम में इस सभ्यता के अवशेष बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं। उत्तर पूर्व में पंजाब प्रदेश में स्थित रूपड़ नामक स्थान से इसके अवशेष मिले हैं। पूर्व में इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर नामक स्थान तक दिखाई पड़ता है। पश्चिम में मकरान समुद्र तट पर सुत जैनडोर इस सभ्यता का केंद्र था। दक्षिण में इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक मिलता है। गुजरात में लोथल नामक स्थान से इस सभ्यता के अत्यंत महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन लोथल से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इसकी उन्नत सभ्यता की जानकारी, इनकी इस सभ्यता की तकनीक संबंधी जानकारी हमें लोथल से प्राप्त होती है और व्यापार के चरमोत्कर्ष की जानकारी भी लोथल से प्राप्त होती है। प्राचीन काल में राजस्थान के में सरस्वती और दशवती नामक नदियां बहती थी। पहले भी यहाँ सिंधु सभ्यता का अनुमान किया जाता था। 1950 से 51 में भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल श्री घोष ने यहाँ सिंधु सभ्यता के संबंध में 25 स्थान खोजे। राजस्थान के प्रागैतिहासिक तथा पूर्व ऐतिहासिक काल में अनेक अवशेष मिलते हैं। जहाँ तक सिंधु सभ्यता का प्रश्न है, इससे संबंधित स्थान सरस्वती घाटी में पाकिस्तान की सीमा पर गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ एवं सूरतगढ़ नामक स्थानों के बीच में और दशवती घाटी में बीकानेर तथा पूर्वी पंजाब की सीमा के निकट पड़ते हैं। सिंधु सभ्यता के अवशेष इन स्थानों के अतिरिक्त सोतका कोह से भी प्राप्त होते हैं, जिसकी खोज डेल्स ने 1962 ईस्वी में की थी। एम.जी. मजूमदार द्वारा चन्नू दड़ों की खोज 1931 में की गई, जो कि मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व में लगभग 128 किलोमीटर पर स्थित है। यहाँ से सिंधु सभ्यता संबंधी बर्तन, मनके, ताम्र उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कालीबंगा है, जहाँ से प्राप्त अवशेषों से इस सभ्यता के विषय में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। इस प्रकार विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में जितने बड़े भूभाग पर सिंधु सभ्यता का विस्तार दिखाई पड़ता है,
उतने बड़े भूभाग पर किसी भी अन्य प्राचीन विश्व संस्कृति या सभ्यता का विस्तार हमें देखने को नहीं मिलता। यह भी संभावना है कि बाद की खुदाइयों में सिंधु सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र का भी विस्तार होता चला गया। अद्यतन खोजों में सिंधु सभ्यता के अवशेष जिन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं वे स्थान इस प्रकार है। पहला है सिंध। मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त सिंध के जो स्थान है वो है कोटदीजी, अली मुरीद और चन्हूदड़ो। दूसरा जो स्थान है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान से भी जो अवशेष सिंधु सभ्यता के प्राप्त हुए हैं उनमें जो है सूतक गेंडोर, सोतका को और डावरकोट। राजस्थान से भी इस तरह के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसमें कालीबंगा नामक स्थान प्रमुख रूप से माना जाता है। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है जहाँ 2 टीले हैं। पूर्वी टीले में पत्थर के मोती, मिट्टी की चूड़ियाँ, बर्तन, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी टीले में स्नानघर, कुएं, अग्निकुंड, मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। इस स्थान की खोज 1942 ईस्वी में स्टाइन ने की थी। इसके साथ ही पंजाब क्षेत्र से भी रोपड़, बाड़ा और संथोल नामक स्थानों से इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। हरियाणा में सिंधु सभ्यता संबंधी बनावली और नीताथल स्थानों का पता चलता है। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के अवशेष मेरठ से लगभग 30 किमी दूर आलमगीरपुर एवं गंगा की घाटी में इलाहाबाद से 56 किमी दूर कौशाम्बी के निकट प्राप्त हुए हैं। गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोजदी, सूरकोटड़ा एवं मालवण से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इन स्थानों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वह लोथल है। यह अहमदाबाद से 16 किमी दूर दक्षिण में स्थित है। इस सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त होता है कि यहाँ पर संभवतः एक प्रसिद्ध बंदरगाह था तथा जहाजों के रुकने के लिए एक विशाल डॉकयार्ड बना हुआ था। लोथल में नालियों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। लोथल से बाढ़, चूड़ियाँ एवं पत्थर के आभूषण भी प्राप्त होते हैं। लाल व काले रंग की मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं जिन पर आकृतियाँ बनी हुई है जो चित्रात्मक है। लोथल के 6 बार बसने के अवशेष मिलते हैं। संभवतः साबरमती एवं भोगावा नदियों के प्रकोप में यह नष्ट हो गया होगा। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु सभ्यता अत्यधिक विस्तृत थी। प्रोफेसर R.N. राव का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर के क्षेत्र में था। पिगट का विचार है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत इस विशाल प्रदेश की व्यवस्था व प्रशासन 2 राजधानियों उत्तर में हड़प्पा एवं दक्षिण में मोहनजोदड़ो के द्वारा किया जाता था। सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित करने के लिए साहित्यिक एवं लिखित साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण हमें पूर्ण रूपेण उत्खनन से प्राप्त मुख्य साक्ष्यों पर आधारित होना पड़ता है। सिंधु सभ्यता का अन्य देशों, प्रमुखतया मेसोपोटामिया, ईरान आदि से संपर्क था। सिंधु सभ्यता में निर्मित वस्तुएं भी इन स्थानों से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित करने में मेसोपोटामिया की संस्कृति से महत्वपूर्ण सहायता मिलती है क्योंकि मेसोपोटामिया की प्राचीन संस्कृतियों द्वारा प्रयुक्त लिपि को पढ़ा जा चुका है। सिंधु सभ्यता को लोहे का ज्ञान न था, अतः यह एक ताम्रकालीन संस्कृति भी थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ की खुदाई में जल के धरातल तक प्राचीन नगरों के खंडरों के एक से ऊपर एक 7 स्तर मिले हैं। मोटे तौर पर यदि एक नगर के बसने और पनपने और उजड़ने के लिए 500 वर्षों का समय दिया जाए तो 7 नगरों के बसने, विकसित होने और गिरने में लगभग 3500 वर्ष लगे होंगे। सबसे नीचे का स्तर भी सभ्य नगर का अवशेष है जिसके पूर्व सभ्यता विकसित हो चुकी थी और यदि भूगर्भ का पानी बीच में बाधा न डालता तो 7वें स्तर के नीचे भी खंडरों के स्तर मिल सकते थे। इस प्रकार सिंधु सभ्यता कम से कम ईसा पूर्व 4000 वर्ष पूर्व की है। इतनी पुरानी सभ्यता के आगे के अवशेषों को, 7 स्तर के पहले के अवशेषों को अभी तक खोजा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? कुछ विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता के निर्माता आर्य जातीय थे, किंतु मार्शल ने इस मत का सबल खंडन किया है। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक युगीन आर्य सभ्यता के बीच विद्यमान असमानताओं की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। अन्य कुछ विद्वान इस सभ्यता की द्रविड़ जातीय सभ्यता मानते हैं। उनका कहना है कि द्रविड़ पाषाण, पात्र, आभूषण इत्यादि की सिंधु प्रदेश से प्राप्त अवशेषों के साथ बड़ी समानता दिखाई पड़ती है तथा इन पर प्राप्त कुछ चिन्ह भी सिंधु सभ्यता की लिपि के समान है।
ऐसे विद्वानों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत ही ज्यादा है। सैंधव सभ्यता के स्थानों से प्राप्त जिन नरकंकालों की परीक्षा हुई है उनसे यहाँ 4 जाति के लोगों का अस्तित्व ज्ञात होता है: भूमध्य सागरीय, प्रोटो एस्ट्रोलायड, मंगोलियन तथा अल्पाइन। व्हीलर का मत है कि इस सभ्यता के लोगों के जाति गुणों के विषय में कुछ कहना संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रकार की थी तथा इस सभ्यता के निर्माण में कई लोगों ने अपना योगदान दिया। मुहरें और लिपि। इस सभ्यता में भारी संख्या में मुहरों की प्राप्ति हुई है। ये मुहरें तेलखरी पत्थर की बनी हुई है और कई आकारों में मिलती है। इन मुहरों पर कई प्रकार के चित्रों का अंकन मिलता है जिनका सामान्य स्वरूप धार्मिक जान पड़ता है। इन पर चित्राक्षर लिपि में कुछ लिखा हुआ मिलता है। यद्यपि समय समय पर वेद विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ लेने का दावा किया है, किंतु अभी तक इस विषय पर कोई मतैक्य नहीं हो पाया है और कोई स्पष्ट धारणा नहीं बन पाई है। इस बात की संभावना है कि प्रत्येक व्यापारी अथवा व्यापारी कुल की अपनी मुहर होती थी, जिसका आकार मुख्यतः गोलाकार एवं वर्गाकार हुआ करता था। सिंधु सभ्यता के अन्य अपने समकालीन जो विश्व की अन्य सभ्यताएं रही है उनके साथ भी उसका संबंध रहा है। मेसोपोटामिया सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य के डिलमन, मांगन और मेलुआ नामक 3 स्थानों की चर्चा मिलती है जिनके साथ वहां के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। इन स्थानों के व्यापारियों की चर्चा इस साहित्यिक सामग्री में की जा सकती है। अधिकांश विद्वान मेलुआ को भारत मानते हैं, किंतु इसे सर्वथा निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता। पर कई प्रत्यक्ष अवशेषों में भी इस बात की पुष्टि होती है कि सैंधव सभ्यता के लोगों का तत्कालीन अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध थे। सुमेर और तुर्के लगी मोहरें सैंधव सभ्यता की मोहरों में पर्याप्त समानता मिलती है। इन मोहरों पर सैंधव सभ्यता की मोहरों पर प्राप्त झुके सींगों वाला बैल तथा एक सींग वाला एक संगी चिन्ह अंकित मिलता है और लिपि में भी पर्याप्त समानता दिखाई पड़ती है। मोहनजोदड़ो, एलम तथा सुमेर की बनी संगमरमर की मुद्राएं प्राप्त हुई है। उर के शाही कब्रों पर हड़प्पा के तांबे के बने सिंगारदान प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक पुरुष को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। मार्शल का विचार है कि मेसोपोटामिया की दंत कथाओं में गिलगमेश की जो कथा मिलती है, इस मुहर पर उसी का अंकन हुआ है। मिट्टी से बने बर्तनों और हड्डी की बनी कुछ सामग्रियों में भी समानता पाई जाती है। मिस्र और सिंध की कुछ सामग्रियों में भी अनुरूपता मिलती है। इन साक्ष्यों से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता तथा मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध था। तो ये इस तरह का जो व्यापारिक संबंध है, ये व्यापारिक संबंध उस सभ्यता के विस्तार को बताता है और उस समय की जो व्यापार की जो व्यापकता है, इसके साथ ही व्यापार के व्यापकता के साथ ही जो उत्पादनशीलता है, उस उत्पादनशीलता की तरफ भी हमारी इंगित करता है कि इस सभ्यता में कितना उत्पादन होता था और उन उत्पादनों के माध्यम से किस तरह से विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ में हमारे सिंधु वासियों के संबंध बने हुए थे। तो ये उस उषा काल की बात है, जिस उषा काल में हम देखें कि व्यापारिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये सभ्यताएं कितनी सबल थी और कितने विस्तार को प्राप्त कर चुकी थी। आगे इसको लेकर के हम इसकी नगर योजना और इसके भवन निर्माण, तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।